आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। मैं हूं प्रियंका। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद सूबे की सियासत में भूचाल आ चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ करीब 1 दर्जन विधायकों की समाजवादी पार्टी में शामिल होने की संभावना है। फिलहाल अभी तक 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विधायकों का इस तरह पार्टी के साथ छोड़ना पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा। वहीं इस्तीफों की बात करें तो विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य, विधायक दारा सिंह चौहान, रोशन लाल वर्मा, विधायक ब्रजेश प्रजापति और विधायक भगवती सागर ने बीजेपी को झटका दिया है। ये पांचों विधायकों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश प्रजापति, भगवती सागर, दारा सिंह चौहान और रोशन लाल वर्मा बीजेपी का दामन छोड़ सपा की साइकिल पर सवार हो चुके हैं। जानकारी सूत्रों के हवाले से जिस तरह से खबर मिल रही है कि 1 दर्जन विधायक बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में चुनावी गलियारों में और क्या खबरें निकलकर सामने आती हैं। और इसी बीच लखनऊ से अगली खबर है। स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी का वारंट जारी, धार्मिक भावनाएं भड़काने पर कोर्ट का आदेश। स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी का वारंट जारी, धार्मिक भावनाएं भड़काने पर कोर्ट का आदेश। 2014 में देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का मामला। बीजेपी छोड़ने के बाद चर्चा में है स्वामी प्रसाद मौर्य। 24 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय। 24 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य को पेश करने के आदेश। 7 साल से चल रहा था धार्मिक भावना भड़काने का मुकदमा। बसपा में रहते मौर्य ने दिया था पूजा ना करने का बयान। बसपा में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था पूजा ना करने का बयान। उसको लेकर वारंट जारी किया गया है। 25 जनवरी को पेशी की खबरें सामने आ रही हैं। धार्मिक भावनाएं भड़काने पर कोर्ट का आदेश सामने आया है। 2014 में देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का मामला। बीजेपी छोड़ने के बाद चर्चा में है स्वामी प्रसाद मौर्य। तो एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ सपा के साथ हो चले हैं, वहीं 24 जनवरी को सुनवाई की तारीख भी सामने आई है। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ यूपी दिनेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। जी दिनेश जी, जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, कल तक स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ कई अन्य विधायक, माना ये जा रहा था कि 12 विधायक जा सकते हैं, लेकिन आज तो उनके ही खिलाफ वारंट जारी हो गया। जी दिनेश जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी जी जी, सवाल ये है कि कल तक माना ये जा रहा था कि बीजेपी को झटका दिया है, सपा में शामिल हो रहे हैं, शामिल जरूर हो रहे हैं, लेकिन आज वारंट जारी कर उनको भी झटका दिया गया है। जी बिल्कुल, ये देखिए 2014 का मामला है। धार्मिक भावना भड़काने का आरोप था। एमपी अमले कोर्ट ने आज 24 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार करने की नोटिस जारी की गई है। ये पार्टी का नहीं, ये न्यायालय का, एमपी अमले कोर्ट का आदेश है और कोर्ट ने इनके गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के पर आरोप लगाना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये राजनैतिक निर्णय नहीं है, ये कोर्ट का निर्णय है। उसमें अब स्वामी प्रसाद मौर्य अभी हालांकि समाजवादी पार्टी नहीं ज्वाइन किए हैं, अभी तक तो वो भाजपा में ही है। उनकी बेटी लगातार बयान भी दे रही है, लेकिन इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी बड़ा झटका दे रही है। हालांकि ये 2014 का पुराना मामला है। 24 जनवरी को कोर्ट में तय होएगा कि जो इन्होंने धार्मिक भावना भड़काने का काम किया था, वो उस पर लगातार एमपी अमले कोर्ट में मामला चल रहा था, लगातार सुनवाई हो रही थी। कई सुनवाई में स्वामी प्रसाद मौर्य जा भी नहीं पाए थे, उस दौरान मंत्री थे। तो अब कोर्ट ने इनके गैर हाजिर होने पर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। जी बिल्कुल दिनेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा छोड़ने के बाद 2014 के मुकदमे पर वारंट सामने आया है। बताया जा रहा है कि धार्मिक भावनाएं भड़काने को लेकर मुकदमा चल रहा था, जिस पर अब 24 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य को पेश करने के आदेश दिए गए हैं। और इसी खबर के साथ फिलहाल की न्यूज में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए की न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। सरकारें जो भी हो, जहाँ की भी हो, टैक्स पेयर्स के पैसे को वेस्ट कर रहे हैं। काम उनके अच्छे हैं, लेकिन कुछ सारे नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जनता का नहीं बढ़ा है। महंगाई और बेरोजगारी जबरदस्त बढ़ी है। जो एजुकेशन लेवल है वो डाउन हुआ है। हमारे हिसाब से तो अभी जो है सीएम वही बेहतर है। हमारे लिए तो योगी जी जरूरी है गोरखपुर के लिए। रोजगारी जो है पिछले 4 महीने में लगभग 4% और ऊपर गई है। नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है। और इसी बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता नेगेटिव पॉलिटिक्स से थक गई है। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति हो रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। इस सब बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। इस प्रदेश में किसान का भला हो, नौजवानों को नौकरी मिले, महंगाई कम हो, रोजगार के अवसर जो कारोबार से बन सकते हैं, हो सकते हैं, उन तरफ लेकर के जाएं। और जनता याद कर रही है किस तरीके से एम्बुलेंस की सुविधा दी गई थी, किस तरीके से पुलिस को डायल 100 दिया गया था, किस तरीके से समाजवादी पेंशन मिली। ये तमाम चीज़ों को मिलते हुए मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार बन करके आएगी। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, आज 80% वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन जितने सहयोगी दल उनके साथ है और 20% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर 80% समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ जनता है और 20% अगर जनता खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी का साफ होना उत्तर प्रदेश से निश्चित है। आज जितने लोग भाजपा से, कई और विधायकों ने भी इस्तीफा दिया, कब तक वो लोग शामिल होंगे? क्योंकि आज कांग्रेस से भी 2 और विधायक आपके में शामिल हो गए हैं, बाकी लोगों की ऑफिशियल, और आज एक बड़ी बैठक भी हुई है। देखिए, लगातार जो पार्टी में आ सकते हैं उनको लाने का काम, उनको जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। सर, आज जो बैठक हुई है, सारे आपके जो समर्थक दल हैं उनको सीट को लेके कब सूची जारी होगी? बड़ा एक सवाल लोगों में जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और हर फेसेस के चुनाव हैं, बहुत जल्दी नॉमिनेशन से पहले लगातार नाम आएंगे। क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैदान में लड़ने की पाबंदी लग गई है, चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को अपनी जगह पर घर जाकर के, मोहल्ले में और जहां रहते हैं वहां मदद करें। तो मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता फिजिकली काम करेंगे। सब फर्स्ट सेकंड फेज की अगर बता देते कब जारी होगी? बहुत जल्दी फर्स्ट और सेकंड फेज की सूची आ जाएगी। आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। लगातार इस बात को लेकर हलचल तो जरूर मची थी, लेकिन अभी तक शामिल नहीं हुए थे। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस बात को लेकर पुष्टि कर दी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही साथ दारा सिंह चौहान और अन्य विधायक भी जल्द ही सपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे, सपा का दामन थामेंगे। तो आप सुन पा रहे थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार जिस तरह से कल से सस्पेंस बरकरार था स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद, सपा सुप्रीमो ने आज इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ,
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। सरकारें जो भी हो, जहाँ की भी हो, टैक्स पेयर्स के पैसे को वेस्ट कर रहे हैं। काम उनके अच्छे हैं, लेकिन कुछ सारे नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जनता का नहीं बढ़ा है। महंगाई और बेरोजगारी जबरदस्त बढ़ी है। जो एजुकेशन लेवल है वो डाउन हुआ है। हमारे हिसाब से तो अभी जो है सीएम वही बेहतर है। हमारे लिए तो योगी जी जरूरी है गोरखपुर के लिए। रोजगारी जो है पिछले 4 महीने में लगभग 4% और ऊपर गई है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम बात करने वाले हैं बूस्टर डोज पर्याप्त नहीं। भारत में मंगलवार को फिर एक बार कोरोना के मामलों में बड़ा इजाफा हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 1,94,720 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 442 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। इसी के साथ पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 11.505% हो चुका है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, तो इसी बीच WHO ने बूस्टर डोज को ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ नाकाफी बताते हुए वैज्ञानिकों को नई वैक्सीन बनाने की बात कही है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोरोना के खिलाफ जंग में मौजूदा वैक्सीन कारगर नहीं है? आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। दुनिया भर में कोविड-19 संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। वहीं कई देशों में टीकाकरण और बूस्टर डोज को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ सरकार की टेंशन बढ़ रही है और WHO की नई चेतावनी ने पूरी दुनिया को सख्ती में ला दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि मौजूदा टीकों की बूस्टर डोज कोरोना से जंग में पर्याप्त नहीं है और संक्रमण से बचाव के लिए अब प्रभावी वैक्सीन बनाने की जरूरत है। WHO के विशेषज्ञों ने मंगलवार को चेतावनी दी कि ओरिजिनल कोविड टीकों की बूस्टर खुराक को दोहराना बढ़ते हुए वेरिएंट के खिलाफ सही रणनीति नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के विशेषज्ञों ने एक समूह ने कोरोना वैक्सीन के कंपोजिशन पर कहा कि मौजूदा टीके गंभीर बीमारी और वेरिएंट ऑफ कंसर्न के कारण होने वाली मौतों के खिलाफ उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन भविष्य में हमें ऐसे टीके विकसित करने की जरूरत है जो संक्रमण को और मजबूत के साथ रोक सके। नए टीके के जरिए ही गंभीर बीमारी और मौत की रोकथाम के बेहतर तरीके से हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 6 से 8 हफ्ते के भीतर यूरोपीय आबादी का करीब 50% कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो जाएगा। WHO के मुताबिक मौजूदा वैक्सीन की बार बार बूस्टर खुराक के आधार पर वैक्सीनेशन रणनीति कारगर होने की संभावना नहीं है। बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला पिछले साल दक्षिण अफ्रीका से आया था, जिसके बाद से ये वेरिएंट कई देशों में तेजी से फैल रहा है। भारत में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद अब बूस्टर डोज की बात कही जा रही है, लेकिन WHO की नई चेतावनी ने बूस्टर डोज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों और सरकारों के सामने कोरोना से निपटने की चुनौती फिर खड़ी हो गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
तो बढ़ते संक्रमण से एक और जहां टेंशन बढ़ रहा है, स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ ही साथ आम जनता के मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि ओमिक्रॉन के केसेस यदि बढ़ते हैं तो किस तरह से उन्हें संभाला जाएगा। इसी बीच WHO की ये चेतावनी जो सामने आई है कि ओमिक्रॉन को लेकर जो मौजूदा वैक्सीन है वो कारगर साबित नहीं हो रही है, ना बूस्टर डोज की यहाँ पर बातचीत की गई है। साफ तौर पर वैज्ञानिकों को लेकर हिदायत दी गई है, सलाह दी गई है कि नए तरह की वैक्सीन पर कार्य किया जाए। अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में बूस्टर डोज को लेकर अभी तक जो लोग निश्चिंत बताए जा रहे थे उनके लिए आगे क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और वैज्ञानिकों के द्वारा निकलकर सामने आता है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विकास मिश्रा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर नीरज कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर विनय कुमार, एम्स दिल्ली से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विकास मिश्रा, पहला सवाल यहाँ पर आपसे, जिस तरह से WHO के द्वारा अब चेतावनी आई है, अभी तक तो ये माना जा रहा था कि दोनों डोजेस आपने ली हैं तो आप सुरक्षित है, फिर 60+ के लिए बूस्टर डोज की बात आई, हेल्थ वॉरियर्स के लिए बूस्टर डोज की बात सामने आई है, लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि ये बूस्टर डोज भी पर्याप्त नहीं है। कितनी सच्चाई है इस बात में? प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो आप ही के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहूंगा कि किसी भी तरह की मिथ्या ना पालें, अपनी बारी आने पर बूस्टर डोज जरूर से जरूर लगवाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि WHO अगर बात कर रहा है तो आप देखिए अमेरिका में जो वैक्सीन लगी वो mRNA वैक्सीन है, जिसमें आपकी फाइजर की है और एक और उनकी वैक्सीन है जी। हमारे इंडिया में 5 तरह की वैक्सीन अवेलेबल है। उसमें से स्पेशली आप देखें तो कोवैक्सीन है, जो कि आपकी किल्ड वायरस वैक्सीन है। उसमें आपका वायरस कितना भी म्यूटेट कर ले, उसमें उसका कोई ना कोई कंटेंट ऐसा होगा जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। दूसरी बात ये, जब कभी भी हम वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन हमें ये इंश्योर करता है कि सीवियरिटी नहीं होगी। इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन सीवियरिटी नहीं होगी। इसी को लेके अगर आप देखें तो इजराइल और यूरोप में तो 4th बूस्टर डोज की बात चल रही है। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी उनका एक नया शोध आया इजराइल में, जिसमें उन्होंने करीब 4 लाख लोगों पे स्टडी करी है और उन्होंने ये पाया कि बूस्टर डोज लगने के बाद 90% पॉपुलेशन मोर्टेलिटी से प्रोटेक्टिव हो जाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति ने बूस्टर डोज ले रखा है तो वो 90% चांस है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के लोग जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज हैं, अगर वो वैक्सीन ले लेते हैं बूस्टर डोज, जो कि हमारे यहाँ प्रिकॉशन डोज के रूप में मिल रही है, तो उनमें संक्रमण होने की, सीवियरिटी होने की संभावना 18 गुना तक कम हो जाती है नॉर्मल व्यक्ति से। और अगर उनकी उम्र मरीज की 40 साल से 49 साल के बीच है तो यही वो 22 गुना ज्यादा फायदा करेगी वो बूस्टर डोज। जी बिल्कुल, तो ये बिल्कुल आप विश्वास रखें। ठीक है, ठीक है डॉक्टर विकास जी, आपके पास आएंगे। डॉक्टर नीरज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नीरज, जिस तरह से डॉक्टर विकास का कहना है कि कोवैक्सीन तो काफी हद तक कारगर है, पर हमारे यहाँ यदि हम बात करें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन को कोविशील्ड का डोज दिया गया है। कोविशील्ड को लेकर क्या कहना है आपका, क्या वो भी सुरक्षित है? जी डॉक्टर नीरज, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें। जी हाँ, जैसा कि अभी बताया कि कोवैक्सीन को लेके जो पब्लिश डाटा है उसकी इफिकेसी में कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही कोविशील्ड को लेकर भी कोविशील्ड हमारी जो प्राइमरी वैक्सीन थी उसको भी इफिकेसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो बूस्टर डोज की बात हो रही है तो बूस्टर डोज को लेके लगभग 126 कंट्रीज का रिकमेंडेशन है बूस्टर डोज का। उन लोगों ने बूस्टर डोज को लेके अपने रिकमेंडेशन क्लियर कर दिए हैं और शायद बहुत सारे, जैसे कि अभी डाटा आया था कि 120 कंट्रीज ने बूस्टर जो प्रोग्राम है उनको जो है स्टार्ट करना शुरू भी कर दिया है, उसमें इंडिया भी एक है जी। तो जी। और ये एकदम स्पष्ट है कि बूस्टर डोज से 3 चीजें बड़ी क्लियर हैं कि पहली चीज, जो होने वाली मौतें हैं वो बहुत कम होंगी, जो सीवियरिटी ऑफ डिजीज है यानी कि जो गंभीर बीमारी है वो लगभग नहीं के बराबर होंगी, और जो अगर आपको डिजीज होती भी है तो वो माइल्ड होगा। तो बूस्टर डोज का जो फायदा है, ये 3 फायदे हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि हमको बूस्टर डोज लेना है या नहीं लेना है।
और रही बात WHO ने जो बोला है कि हमको अपना वैक्सीन प्रोग्राम के लिए जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उसके लिए नया वैक्सीन डेवलप करना पड़ेगा, तो ये तो होगा ही होगा। उससे क्या होगा कि हमारी स्पेसिफिसिटी जो होती है जो पर्टिकुलर डिजीज के लिए है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ठीक है, भविष्य में भी नए। हाँ। जी डॉक्टर विनय जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, भारत में ये देखा जाए तो अभी तक एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीन के दोनों डोजेस ही नहीं लगे हैं। बूस्टर डोज की बात जरूर हो रही है, हालांकि भारत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन इतनी डेंसिटी वाली पॉपुलेशन के बीच में यदि बूस्टर डोज पर इस तरह से सवाल उठ जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि आम जनता पैनिक कर जाएगी? जिन लोगों को बूस्टर डोज नहीं मिल रहा है उनको इस समय किस तरह से अपना धैर्य बरकरार रखना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं अपने दोनों गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। मैं इनके सामने बहुत ही नागन्य हूँ। ये लोग मेरे शिक्षक रहे हैं GSPM में। जैसा कि बूस्टर डोज की अगर हम बात करें तो जैसा कि दोनों हमारे गुरुजनों ने बताया कि बूस्टर डोज अति आवश्यक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। WHO की गाइडलाइंस ऐसा नहीं है कि बूस्टर डोज ना लगवाएं। बूस्टर डोज उन्होंने कहा है कि बूस्टर डोज से कोई बहुत ज्यादा फायदा इस वेरिएंट में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है ये हमारी नेचुरल और जो वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको स्किप कर जा रहा है। जी डॉक्टर विनय, माफ कीजिएगा, एक सवाल इसी में आता है, यदि बूस्टर डोज से बहुत अधिक फायदा नहीं है तो फिर आवश्यकता क्यों है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा फायदा नहीं है। जैसा कि गुरुजनों ने भी बताया कि फायदा है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओमिक्रॉन का ही इन्फेक्शन हो रहा है। हमारे पास अभी पुराना वेरिएंट है डेल्टा, और अभी साइप्रस में जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहां डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएशन का दोनों का म्यूटेशन हुआ है जिसको डेल्टा क्रॉन कह रहे हैं। जी। तो आप देखिए, आप वैक्सीन अगर लगवाते हैं फर्स्ट डोज सेकंड डोज में तो इतनी प्रचुर मात्रा में इम्यूनिटी हो जाती है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा कोरोना का, किसी भी वेरिएंट का, तो उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता हमारी ऑलरेडी रहेगी। फिर अगर जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो भी 60+ हमारे बुजुर्ग लोग हैं और उनको ऑलरेडी पहले से कोई डिजीज है, अगर वो बूस्टर डोज ले लेते हैं तो उनकी इम्यूनिटी में इजाफा होगा, उनकी एंटीबॉडीज की मात्रा बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है जब बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी बूस्टर डोज के जरिए तो इन्फेक्शन होना ये हम नहीं रोक सकते, लेकिन इन्फेक्शन की सीवियरिटी कितनी होगी बॉडी में इसको हम वैक्सीन या दवाइयों से रोक सकते हैं। आप देखिए जैसा कि एम्स में अभी 2 दिन पहले हमारे डॉक्टर अंजन त्रिका हैं जो कि कोविड इंचार्ज हैं, हमारे HOD भी हैं एनेस्थीसिया के, तो उन्होंने एक साफ साफ लिखा ICMR की गाइडलाइंस में कि हमने जो इस समय जो एम्स में पेशेंट देख रहे हैं उनकी हॉस्पिटलाइजेशन अगर हो रही है और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो रही तो उन्हीं पेशेंट्स की हो रही है जिन्होंने या तो वैक्सीन नहीं लगवाई है या ऑलरेडी कोई प्रीवियस लंग डिजीज है और उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑलरेडी पहले से थी। तो ये अभी कहना कि बूस्टर डोज या वैक्सीन से कोई फायदा नहीं है ये कतई सही नहीं है। WHO की गाइडलाइन जो आई है एडवाइजरी उसमें ये नहीं लिखा है कि बूस्टर डोज की आवश्यकता नहीं है। जी उन्होंने ये कहा कि इस वेरिएंट के प्रति दूसरी वैक्सीन और वैक्सीन बनाने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर विकास, जिस तरह से इस बार ओमिक्रॉन वेरिएंट की हम बात करें तो सबसे पहले तो लोगों को लक्षण ही क्लियर नहीं थे, अब धीरे धीरे लक्षण के बारे में बातचीत हो रही है। तो पिछली बार लोग जिस तरह से पैनिक हो रहे थे इस बार भी कहीं ना कहीं पैनिक लोगों का बढ़ जाता है यदि एक भी लक्षण उनमें दिखाई देता है। क्या लगता है आपको कि कितने दिनों तक वेट करना चाहिए, क्योंकि हर लक्षण ओमिक्रॉन नहीं हो सकता, हर लक्षण कोरोना नहीं हो सकता। क्या देखना चाहिए और कितने दिनों वेट करने के बाद टेस्ट के लिए जाना चाहिए? प्रियंका जी, सबसे पहले तो देखिए जितने भी अभी तक ओमिक्रॉन के केसेस आए हैं और जितना शोध हुआ उनके, उससे हमें ये पता लगता है कि 50 से 70% तो मरीज संक्रमण विहीन होते हैं, यानी कि तो 20 से 40% मरीज बचते हैं। उनमें सामान्यतः जो नॉर्मल ओरिजिनल कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स थे जैसे कि बुखार आना, सर दर्द होना, उसके साथ साथ तकलीफ होना, थोड़ा सा कमजोरी आना, भूख ना लगना, ये सब तो सिम्टम है ही। ओमिक्रॉन में जो खास बात देखी गई ये सिम्टम्स में 2 चीजें नोटिस करी गई। एक तो आंखों की लाली यानी आंखों में रेडनेस बहुत ज्यादा हो रही है जो उससे पीड़ित हो रहे हैं। उसके अलावा टायर्डनेस, बहुत ही ज्यादा फटीग हो रहा है। कुछ केसेस में डायरिया भी पाया जा रहा है और साथ साथ में डिसकलरेशन भी पाया जा रहा है। ये जो सीजन है ये सीजन रेस्पिरेटरी वायरस के इन्फेक्शन का सीजन है।
तो मैं आपसे कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर बुखार आ रहा है तो वो बुखार की जांच जरूर से जरूर कराए। और इस समय क्योंकि ओमिक्रॉन हमारी थर्ड इमर्जिंग वेव है, तो इंतजार ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी कोरोना की जांच अवश्य कराएं। जी बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा लोग जांच में पकड़े जाएंगे तभी ये चेन टूटेगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, जिस तरह से आरटीपीसीआर की यदि हम बात करें, लेकिन किटें कई बार मेडिकल स्टोर में भी जो अवेलेबल है, क्या उसके माध्यम से ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में पुख्ता तौर पर जानकारी मिल सकती है? अभी जो आप किट की बात कर रहे हैं ना जी, ओमी किट, हाँ ओमी किट एक्चुअली अभी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हुई नहीं है और अभी तक मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कोई मार्केट में कोई खबर है या ओमी किट की अवेलेबिलिटी हो गई है हर जगह पे। तो फिलहाल जो हमारे पास जो एक रिलायबल जो मेथड है वो आरटीपीसीआर टेस्ट ही है और वो अब तो इंडिया में लगभग हर जो मेडिकल सेंटर है, गवर्नमेंट मेडिकल सेंटर चाहे पीएससी लेवल पे हो या सीएससी लेवल पे हो, हर जगह हो रहा है। तो अभी अपनी डिपेंडेंसी हम जो है आरटीपीसीआर के ऊपर ही रखेंगे तो जो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर विनय, जिस तरह से यहाँ पर जानकारी सामने आई है कि कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर नई वैक्सीन पर भी लगातार काम चल रहा है, सलाह भी दी गई है, बूस्टर डोजेस की बात हो रही है, अभी तक तमाम कंट्रीज में जितने भी वैक्सीन अवेलेबल है उन्हीं के बूस्टर डोज की बात हो रही है और लग रहा है। क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में ओमिक्रॉन को लेकर भी जल्द ही आ सकती है कोई नई वैक्सीन? देखिए, रिसर्च तो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है और रिसर्च लगातार चलता रहता है हर तरीके का। इस पे भी रिसर्च चल रही है और वैक्सीन डेवलप हो रही है। तो जैसा कि WHO ने कहा ही कि नई वैक्सीन बनाने की ज़रूरत है, तो संभवतः ऐसी मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मेडिकल साइंस ऐसी चीज़ है जिसमें हमेशा ऑनगोइंग रिसर्च और स्टडीज चलती रहती हैं, तो जल्द ही निकट भविष्य में एक नई वैक्सीन आएगी। वो ये नहीं कह सकते कि ओमिक्रॉन के लिए ही सिर्फ आएगी, वो जितने भी वेरिएंट्स होते हैं उसके लिए वैक्सीन जरूर बनाई जाएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर विकास, जिस तरह से वैक्सीन को लेकर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन हम सबको पता है कि 5 राज्यों में चुनाव है, वैक्सीनेशन की जो परसेंटेज है वो भी हम जानते हैं। 60+ के लिए बूस्टर की अब शुरुआत की गई है, 15 से 18 के लिए अब शुरुआत की गई है। क्या आपको लगता है कि चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले हम इस लेवल तक लोगों को वैक्सीनेशन दे पाएंगे कि लोग सुरक्षित हो सके वोट करने से पहले? बिल्कुल। ऐसा क्यों सोच रही हैं कि नहीं हो पाएंगे? आप देखिए, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन अगर आप देखिए विश्व में सेकंड नंबर पे हम आते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और इस गवर्नमेंट ने इतना सार्थक प्रयास करके, आप समझिए, आप जो बोल रही हैं, हमारे यहाँ 80% जो डोजेज जो पॉपुलेशन है, जो वैक्सीन के लिए अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन है, उसमें 80% पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज लग चुकी है और लगभग 65% पॉपुलेशन को सेकेंड डोज भी लग चुकी है। और जो हमारे अब ये बूस्टर डोज की बात चल रही है, तो उसमें सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को दे रहे हैं और आपके खास करके हेल्थ केयर वर्कर्स और 15 से 18 साल के व्यक्तियों को। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है और वैक्सीन लग सकती है। हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, डॉक्टर विकास का कहना है कि हम जरूर वैक्सीनेशन की डोजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन को दे सकते हैं और सुरक्षित भी कर सकते हैं, लेकिन तमाम विदेशी एजेंसियां इस बात को लेकर भी बार बार जोर देती हुई नजर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को जितनी सावधानी सतर्कता दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई है और लोगों की जान के साथ कहीं ना कहीं लोगों की जान को ताक पर यहाँ पर रखा गया है, उसको साक पर रखा गया है। अभी मैं इसका स्टार्ट करूंगा। जब अभी ओमिक्रॉन जब साउथ अफ्रीका में आया था तो एक आवाज उठी थी कि सभी देशों को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जितनी भी वो आपके ट्रांसपोर्ट हैं, जितना भी वो कनेक्शनों से बंद कर देने चाहिए, जिससे कि वहां से ओमिक्रॉन बाकी देशों में ना फैले। जी। तो ये ठीक है, ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम चीजों को बंद कर दें और बंद करने के बाद जो है वो नहीं फैलेगा। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है? उसी प्रैक्टिकलिटी को देखते गवर्नमेंट जो होती है वो अपने डिसीजन वो लेती हैं। तो इंडिया ने भी वहां पे कोई अभी फ्लाइट्स बंद नहीं की थी। उनको हाँ ये हुआ कि वहां से जितने भी लोग आएंगे बाहर से उनका स्क्रूटनी होगा, उनका टेस्ट होगा, उनको जो है आप क्वारंटीन के लिए उनको प्रोटोकॉल तैयार करेंगे, पर फ्लाइट्स बंद नहीं की गई थी क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है। बार बार
इस तरह से करने से जो इकोनॉमी और एक जो वो होता है कि हमने आपको छोड़, क्योंकि हर देश किसी न किसी रूप से किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, ऐसे ही अपने कंट्री के अंदर भी हम चीजों को, हर चीज को बंद नहीं कर सकते हैं। एक जो भी काम है वो दूसरे काम से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। जी बिल्कुल डॉक्टर नीरज, यहाँ पर आपको बीच में रोकना चाहूंगी, अपने दर्शकों को बता देते हैं लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, कोरोना को लेकर लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यूपी में कोरोना के, राजधानी में कोरोना के नए मामले आए सामने। गाजियाबाद में 24 घंटे में 1526 नए मामले। गौतम बुद्ध नगर में 1992, मेरठ में 1250 नए केस आए सामने। ओमिक्रॉन को लेकर बड़ी खबर, राजधानी में कोरोना के नए मामले आए सामने। गाजियाबाद में 24 घंटे में 1526 नए मामले। गौतम बुद्ध नगर में 1992, मेरठ में 1250 नए केस। मामलों में बढ़ोतरी से स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी चिंता। कोरोना को लेकर बड़ी खबर, यूपी में कोरोना का कोहराम शुरू। उत्तर प्रदेश में कोरोना की सुनामी के आसार। 24 घंटे के अंदर कोरोना से 3 लोगों की मौत। 24 घंटे में आंकड़ों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। एक्टिव मरीजों की संख्या 13,000 के पार। कोरोना को लेकर बड़ी खबर, यूपी में कोरोना के 1,36,081 केस। राजधानी में कोरोना के नए मामले आए सामने। गाजियाबाद में 24 घंटे में 1526 नए मामले। गौतम बुद्ध नगर में 1992, तो मेरठ में 1250 नए केस। राजधानी में कोरोना के नए मामले सामने। तो लगातार हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम कोरोना को लेकर चर्चा कर रहे थे और जिस तरह से बूस्टर डोज को पर्याप्त नहीं बताया है WHO ने, लेकिन लगातार बूस्टर डोज ही हमारे पास एकमात्र हथियार है फिलहाल कोरोना से लड़ने के लिए। तो आप सभी से भी अनुरोध है कि बूस्टर डोज को लेकर आप आगे बढ़ते रहें। आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विकास बहुत शुक्रिया, डॉक्टर विनय कुमार बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नीरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आज हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम चर्चा कर रहे थे कोरोना की बूस्टर डोज को लेकर, जिस तरह से WHO की चेतावनी सामने आई। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में ओमिक्रॉन को लेकर कितनी जल्दी वैक्सीनेशन की नई डोज बनकर तैयार होती है। लेकिन तब तक आपको और हमें जो कुछ मौजूद है उससे ही अपना बचाव करना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करिए। वैक्सीनेशन की दोनों डोज जल्द से जल्द लगाइए। यदि हाई रिस्क जोन में है तो बूस्टर डोज भी जल्द से जल्द लगवाइए। मास्क का प्रयोग करते रहिए। फिलहाल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।